इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाली थी, K इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन L, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट E सम रेज टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट M अपॉन प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ये निकाली थी। अब उसके बाद हम टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कर रहे हैं इन टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, इन टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन की का मतलब ये कि हम कंसंट्रेशन की टर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे लिखेंगे। अगर मान लो हम सेम ये तो हमने नॉर्मल किसी रिएक्शन के लिए क्या लगा के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दिया। अगर हम मोलर कंसंट्रेशन की टर्म में लिखना चाहे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब मोलर कंसंट्रेशन है तो केसी कंसंट्रेशन की जो ये है स्क्वायर ब्रैकेट के प्लेस से हमारे पास आ जाएगा Cl रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ऐसे ही हो जाएगा Cm रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन Ca रेज टू पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, Cb रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन की टर्म में। कंसंट्रेशन की टर्म में हम C से जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको C से रिप्लेस कर देंगे और ऐसे लिखेंगे Cl रेज टू पावर L, Cm रेज टू पावर m। जो Cl है वो कंसंट्रेशन ऑफ L हो गई, Cm है वो कंसंट्रेशन ऑफ M, Ca कंसंट्रेशन ऑफ A एंड Cb कंसंट्रेशन ऑफ B। L M स्मॉल है हमारे पास L M A B है वो हमारे क्या हो गए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं तो ये हमारे पास होगा यूनिट Kc के लिए अगर हम यूनिट देखें मोल पर लीटर, मोल पर लीटर इसकी यूनिट होती है और डेल एन रेज टू पावर में डेल एन लिखेंगे हम, मोल पर लीटर डेल एन ये इसकी यूनिट होती है। अब जो डेल एन होता है उसका मतलब ये होगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास डेल एन होता है। इसके लिए हमारे पास यूनिट होगी मोल पर लीटर रेज़ टू पावर डेल एन। डेल एन हमें क्या हो जाएगा कितने मोल प्रोडक्ट के और कितने रिएक्टेंट के, अगर हम उसका डिफरेंस निकाल दे तो वो हमारा डेल एन हो जाएगा। ये भी कहते हैं मान लो जो हमारा रिएक्टेंट है वो भी 1 मोल का है, ये भी हमारे पास 1 मोल के रिएक्टेंट दोनों प्रोडक्ट भी हमारे पास 1 मोल के बन रहे हैं, तो हमारे पास डेल एन की वैल्यू क्या हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट क्या हो गए 1 + 1 2। अब यहाँ से देखिए 1 + 1 2, 2 - 2 0, डेल एन की वैल्यू 0 आ गई। अगर डेल एन की वैल्यू हमारे पास 0 आती है तो Kc जो होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर मोलर कंसंट्रेशन वो एक प्योर नंबर हो जाएगा, प्योर नंबर। और प्योर नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। ये हमारे पास कब आएगा प्योर नंबर जब हमारा डेल एन होगा वो 0 हो जाएगा। तो ऐसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं इन टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। क्लियर है सबको? यस मैम। क्या सबको ठीक है। इसी केमिकल रिएक्शन हमने यही देखने हैं कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है ये भी वो हमें L और M प्रोडक्ट दे रहे हैं। अब सेकंड अगर ये वाली चीज हम किसके लिए निकाले एक्टिविटी की टर्म में निकालना चाहे, एक्टिविटी की टर्म में हमारे पास क्या होगी वही जैसे जो फॉर्म हमारे पास रिएक्शन तो यही चलेगी। ये हमें दे रहा है L एंड M जो हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है हमारे पास ही है। अब एक्टिविटी क्या होती है, जो एक्टिविटी होती है हमारे पास वो कंसंट्रेटेड हमारे पास जो होती है ना कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है उसके लिए यूज करते हैं। जो हमारे पास एक्टिविटी होती है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उनके लिए हम ये वाली टर्म यूज करते हैं। अब एक्टिविटी हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि पहले मोलर कंसंट्रेशन था हमने C से रिप्रेजेंट किया, अब
के ए से रिप्रेजेंट करेंगे। जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसको के ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और जैसे उसमें क्या था हमारे पास सी, इसमें हम एल है वो रिएक्टेंट की रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू ए एम रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ऐसे सिमिलर हमारे पास रिएक्टेंट के लिए हो जाएगा रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ई रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसको हम एक्टिविटी की टर्म में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसको ऐसे लिखेंगे। अब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने निकाला है एक्टिविटी की टर्म में, वो एक प्योर नंबर होता है। ये हमारे पास एक प्योर नंबर होगा, प्योर नंबर। और इस जो प्योर नंबर होता है उसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो हमारे पास जो एक्टिविटी होती है वो डायमेंशन लेस होती है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं आएगी हमारे पास। अब हमारी एक्टिविटी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो के लिए हमारा प्योर नंबर हो जाएगा, और प्योर नंबर के लिए हमारे पास कोई भी यूनिट नहीं होती है। ये हमारा है एक्टिविटी की क्रम में। उसके बाद अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन की क्रम में देखना चाहे कि मान ये वाली सेम, अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन की क्रम में देखेंगे, डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास किसी कंटेनर के अंदर मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट होते हैं तो इंडिविजुअल गैस के प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। इंडिविजुअल गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी उसको हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। अगर हम सेम पार्शियल प्रेशर की टर्म में निकालना चाहे, और ये कब निकालते हैं, जब हमारे पास जो रिएक्टेंट होते हैं प्रोडक्ट होते हैं वो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, तब हम पार्शियल प्रेशर की टर्म में निकालेंगे। तो केपी हमारा हो जाएगा पी एम रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, पी एम रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, पी ए रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड पी बी रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये हमारा हो गया पार्शियल जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन द टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब प्रेशर के लिए जैसे एटमॉस्फेयर हम यूनिट यूज करते हैं एटमॉस्फेयर, तो इसके लिए हो जाएगा एटमॉस्फेयर डेल एम। डेल एम किससे हमारे वो हो गया, डेल एम हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। डेल एम हमारा उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें भी ऐसे ही होगा, मान लो डेल एम की वैल्यू 0 हो गई, जितने हमारे पास प्रोडक्ट के मोल है उतने रिएक्टेंट के मोल होंगे, तो हमारे पास डेल एम की वैल्यू 0 आ जाएगी। 0 आने पे जो केपी होगा वो भी हमारा एक प्योर नंबर हो जाएगा और उसकी कोई यूनिट नहीं होगी, यूनिट लेस हो जाएगा, उसकी कोई यूनिट नहीं होगी अगर हमारे पास डेल एम की वैल्यू 0 आती है। क्लियर है ये वाली चीज सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब सेम हमने एक लास्ट निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स जैसे के हो गया के एक्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन हमारे पास आ जाएगा एक्स, किसके लिए, पहले एल के लिए। जो रिएक्शन है हमारी सेम चलेगी जो ये वाली है, ए प्लस बी रिवर्सिबल रिएक्शन एल प्लस एन, ये वाली। इसी रिएक्शन के लिए हम ये वैल्यू निकालेंगे कि एक्स रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, एक्स एम रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, एक्स ए एक्स बी। ये हमारे मोल फ्रैक्शन की टर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आती है। अब जो मोल फ्रैक्शन होता है वो हमारा डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट। तो इस टाइप से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अलग अलग तरीके से ड्राइव कर सकते हैं इन द टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, इन द टर्म ऑफ एक्टिविटी, इन द टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड इन द टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के लिए हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, इन सब का रिलेशन सेट करते हैं आपस में कि केपी के एक्स से कैसे रिलेट करेगा या केपी हमारा केसी से कैसे रिलेट करेगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
अब हम क्या करेंगे, रिलेशन निकालेंगे केपी और केसी में, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। सबसे पहले तो क्या करेंगे, केपी और केसी की वैल्यू लिख लेंगे हमारे पास। केपी क्या होता है, पी, इसी के लिए लिखेंगे एल पी एम अपॉन पी ए टी डी, ये वाली। अब सेम वैल्यू हम केसी के लिए लिख लेंगे, केसी कंसंट्रेशन के क्रम में सी एल सी एम सी ए एंड सी डी, ये हमने दोनों वैल्यू पुट कर ली केपी और केसी के लिए। अब हमें, जैसे तुमने भी एक आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी होगी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अगर हम आइडियल गैस की बात करें, आइडियल गैस इक्वेशन, ये हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है। यहाँ से हम अगर पी की वैल्यू निकालना चाहें, पी हमारे पास क्या हो जाएगा, एन आर टी बाय में वी, पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एन आर टी बाय में वी। अब हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम हमारे पास कंसंट्रेशन होती है, तो ये हमारी होगी सी आर टी। हमने प्रेशर को कंसंट्रेशन के टर्म से रिलेट कर दिया, P इज इक्वल टू सी आर टी। अब ये जो P के इक्वल आया सी आर टी मोलर कंसंट्रेशन के टर्म में, अब हम इन सब की वैल्यू निकालेंगे, पी ए पी बी पी एल पी एल, किस टाइप से, जैसे पी एल की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास पी एल इज इक्वल टू पी एल आर टी, इस क्रम में निकाल दे सी आर टी के क्रम में, पी एल इज इक्वल टू सी एल आर टी, पी एम हो जाएगा हमारा सी एम आर टी, पी ए हो जाएगा सी ए आर टी एंड सी बी इज इक्वल टू सी बी आर टी। हमने इस रिलेशन से सबकी वैल्यू निकाली, पी एल इज इक्वल टू सी एल आर टी, इस टाइप से। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ये जो सबकी वैल्यू आई कि सी एल किसके इक्वल आएगा, ये सी बी किसके इक्वल है, इस टाइप से पुट कर लेंगे। हमने लिखा के पी इज इक्वल टू पी एल की वैल्यू क्या है, पी एल आर टी रेज़्ड बाय द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, पीएम क्या है, सीएम आर टी रेज़्ड पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सीए आर टी सीबी आर टी, इस टाइप से हमने इस सब की वैल्यू पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे, सी एल से आर टी वाले क्रम को एक साइड ले देंगे, सी एल एल, अब हमने ऊपर कर लिया सी एल एल डॉट सी एम एम, कंसंट्रेशन वाले क्रम को साइड में लिख लिया, आर टी हमारे पास क्या हो गया एल प्लस एम, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, ये वाली चीज हमने पढ़ रखी है, बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगी, आर टी एल प्लस एम। यहाँ से हम लिखेंगे सी ए सी बी आर टी ए प्लस बी। ये वाली चीज क्लियर है सबको, जैसे आर टी दोनों की पावर सेम है तो हम दोनों का बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे, सी एल सी एम आर टी एल प्लस में एम और एस ए प्लस बी हो जाएगा हमारे पास। अब इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, सेम रिलेशन को, जैसे आर टी एल प्लस एम हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आर टी एल प्लस एम माइनस ए प्लस बी, सी एल सी एम सी ए सी बी, और ये हमारा हो गया आर टी एल प्लस एम माइनस ए प्लस बी, आर टी एल प्लस एम माइनस ए प्लस बी। अब ध्यान से देखते हैं तो ये वाली जो टर्म होती है सी एल इंटू सी एम सी ए इंटू सी बी, ये हमारा के सी के इक्वल है, जो ये वाली टर्म है ये हमारी के सी के इक्वल है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो के पी होगा, के पी इज इक्वल टू के सी, ये वाली टर्म तो आ गई इंटू आर टी। अब एक और चीज, जो एल प्लस एम वो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है, एल प्लस एम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, और जो हमारे पास ए प्लस बी है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास फाइनल रिलेशन आ जाता है, Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल L। ये डेल L हमने क्यों लिखा है, क्योंकि जो L प्लस M होता है हमारे पास,
ये स्मॉल एल और एम हमारे पास क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को हम डेल एम से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसकी जगह पे हमने ये लिख दिया आरटी डेल एम, केपी इक्वल टू केसी आरटी डेल एम। ये हमारे पास रिलेशन आ गया केपी एंड केसी में। यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तुम्हें Yes, नीचे वाली ड्रम दिख रही है? ऐसे ही बोल देते हो कि यस मैम। केपी इक्वल टू केसी आर मैंने जो लास्ट में ये वाली टर्म लिखी थी, जो सीएल है वो केसी के इक्वल है ये वाली टर्म। तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया केसी इंटू आर टी। जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है वो तो हमारे डेल एम के इक्वल है। तो इसको हमने डेल एम पुट कर दिया यहाँ से। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आता है केपी और केसी के अंदर। ये वाली चीज क्लियर है सबको? Yes, ma'am. अब ये तो हमने केपी और केसी में निकाला है। अब हम रिलेशन सेट करेंगे के मोल फ्रैक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केपी मोल फ्रैक्शन फॉर पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर पार्शियल प्रेशर एंड केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर मोलर कंसंट्रेशन। केएफ केपी एंड केसी में हम अब रिलेशन सेट करेंगे। एक हमने डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा है, डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। उसमें हमारे पास क्या होता है, जो पार्शियल प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन और जो टोटल प्रेशर है उसके इक्वल होगा। स्मॉल p इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू में कैपिटल P। ये हमारा स्मॉल p है। जो पार्शियल प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन इनटू में टोटल प्रेशर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जो PLL ये वाली टर्म, कि क्या पार्शियल प्रेशर फॉर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट L, PL को हम क्या लिख सकते हैं, XL कैपिटल P मोल फ्रैक्शन इनटू में टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर फॉर प्रोडक्ट L हमारे पास क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ L इनटू में P। ये वाली चीज क्लियर है सबको? जो हमारा पार्शियल प्रेशर निकालेंगे वो हम इस टाइप से निकालेंगे। ये भी हमारे जैसे L के लिए और तो क्लियर। आप जैसे PM के लिए हम निकालना चाहें PM, तो ये हमारा हो जाएगा XM इंटू PM इस टाइप से। टोटल प्रेशर पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर में हम इस टाइप से करेंगे। अब PA के लिए निकालना चाहिए PA XA इंटू PA, और ऐसे PB के लिए हो जाएगा हमारे पास XB इंटू में PB। ये वाली चीज ऐसे हो गई। अब जैसे हमने केपी के लिए जो इक्वेशन लिखी थी ना, केपी के लिए ये वाली इक्वेशन लिखी थी, केपी इज इक्वल टू हमारे पास था PL PM अपॉन PA इंटू PB। ये वाली हमने इक्वेशन लिखी थी केपी के लिए। तो केपी की वही इक्वेशन में हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे जो अभी हमने निकाली है। तो ये वाली, जैसे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो फिर से हमारे पास वही हो जाएगा PL इंटू PM। जैसे मान लो ये वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं केपी इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर पार्शियल प्रेशर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले L की वैल्यू XL इंटू PL, फिर M की XM इंटू PM अपॉन में XA इंटू PA इंटू XB इंटू PB। ये वाली वैल्यू हमने पुट कर ली। जैसे इसमें भी हम फिर से x की टर्म को एक साइड करेंगे, p वाली टर्म को PLM, ऐसे हो जाएगा, पावर सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगे। जो लास्ट एक्सप्रेशन में हमने किया है, जैसे पहले इस टर्म को हम अलग लिख देंगे XL XM ये लिख ली। अब हमारे पास क्या हो गया, PL PM हो गया। जब बेस सेम है तो पावर इनकी ऐड हो जाएगी उसी टाइप से। तो हम ये लिखेंगे XL XM, ये हमारे पास हो गया PL प्लस M
बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएंगे, FPA ये लिख दीजिए XB PA प्लस B। जैसे लास्ट एक्सप्रेशन में हमने लिखा था पावर सेम है, अब ऐसे इसको हम PL प्लस M क्या लिख सकते, PL प्लस M माइनस A प्लस B, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस में नंबर ऑफ रिएक्टेंट। तो इसको हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इस वाली टर्म को तो डेल एन लिख सकते हैं, P डेल एन, ये वाली जो टर्म होगी इसको हम P डेल एन लिख सकते हैं इस वाली टर्म को। और ये वाला जो है P एक्सएल एल, हमने ना मोल फ्रैक्शन के लिए वैल्यू निकाली के एक्स इसी का इक्वल आया था, मोल फ्रैक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट XL इनटू XM XA इनटू XB मोल फ्रैक्शन। तो ये तो हमारा हो गया KX ये वाली टर्म, और ये वाली हो गई P डेल एन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से हमने लिख दिया KP इज इक्वल टू KX P डेल एन, इसको जैसे हमने फर्स्ट नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारे पास KP और KX ये वाली चीज दिख रही है सबको, KP इज इक्वल टू KX, ये तो दादा दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिख रही है मैम। दिख रहा है मैम। जो हमारा KP है वो KX के इक्वल आ गया, KP इज इक्वल टू KX P डेल एन के इक्वल आ गया। अब हमने जो पहली इक्वेशन निकाली थी KP, जो KP है वो किसके इक्वल निकाला था, KC RT डेल एन। जो लास्ट एक्सप्रेशन में हमने किया है KP उसमें निकाला था KP इज इक्वल टू KC RT डेल एन। जब हमने KP और KC में रिलेशन सेट किया तो हमने ये निकाला था KP किसके इक्वल आ गया, KC RT डेल एन की। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। KC अब यहाँ से देख लो, ये हमारे पास हो गया KP RT डेल एन इज इक्वल टू KX P डेल एन। KP जो KP वाली दोनों वैल्यू निकाली थी, अब हमने दोनों को कंपेयर कर दिया। तो यहाँ से अगर हम KC निकालना चाहिए हमारा हो जाएगा KC निकालें KC क्या तरफ नहीं दिख रहा मैम। एक सेकंड अभी देखिए, अब दिख रहा है सब? यस मैम। यस। अब जैसे यहाँ से हम KC की वैल्यू निकालना चाहिए तो KC की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, KX P डेल एन, और ये हमारा हो गया RT डेल एन, RT डेल एन। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, KX P अपॉन RT इंटू डेल एन, हमने ऐसे लिख दिया KX इंटू P अपॉन RT डेल एन, इसको कॉमन लिख दिया डेल एन को। अब हमने आइडेंटिफिकेशन में PV इक्वल टू NRT पढ़ा था, PV इक्वल टू NRT। मान लो हमारे नंबर ऑफ मोल्स हम 1 मोल के लिए कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स हमने मान लिया 1, नंबर ऑफ मोल्स हमारा 1 मोल है तो PV इक्वल टू RT हो गया। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, P अपॉन RT इक्वल टू 1 बाय V, P अपॉन RT इक्वल टू 1 बाय V। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, जो हमारा P अपॉन RT 1 बाय V के इक्वल आया है, तो ये हो जाएगा यहाँ से KC इज इक्वल टू KX 1 बाय V डेल N, 1 बाय V डेल N। अब इस टर्म को हम यहाँ ले जाएंगे तो ये हमारे पास KX किसके इक्वल आ जाएगा, KC V डेल N। जो KX है उसकी वैल्यू हमारे पास इक्वल आ गई KC V डेल N। V हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम है सिस्टम का, जिसमें हमने नंबर ऑफ मोल्स लिया 1 मोल, नंबर ऑफ मोल्स हमने 1 मोल लेके चले हैं, तब हमारे पास ये वैल्यू आई है। एक बार फिर से बता देती हूँ, एक सेकेंड रुकना। हाँ, जैसे स्टार्टिंग में ना हमने क्या किया है, कोई भी केमिकल रिएक्शन लेके हम रिलेशन सेट कर रहे हैं KX KP और KC के अंदर। हमने टोटल ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा है, जिसके अंदर हमारा जो पार्शियल प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन इनटू में टोटल प्रेशर के इक्वल आता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम के इक्वल आता है। तो ऐसे इसी क्रम में मोल फ्रैक्शन के क्रम में हम सबके लिए प्रेशर की वैल्यू नहीं लिख लेंगे, सबके लिए हमने प्रेशर पार्शियल प्रेशर निकाल लिया, PAL के लिए PA PB PL सबके लिए निकाले मोल फ्रैक्शन की क्रम में। अब ये वाली वैल्यू हमने KP वाले जो प्रेशर निकाला था
Kp इज इक्वल टू PL इंटू PM डिवाइडेड बाय PA इंटू PB। इसमें वैल्यू पुट कर दी। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमने ये देखा कि जो हमारे पास ये जैसे मोल फ्रैक्शन को हमने साइड में कर लिया, XL और XM को हमने इधर कर लिया और इनके PL इंटू PM हो गया हमारे पास PL इंटू PM। अब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, ये हमारे पास हो जाएगा P रेज़ टू पावर n प्लस m, ऐसे नीचे हो जाएगा P रेज़ टू पावर a प्लस b। यहाँ से हमने कॉमन ऐसे लिख दिया P Lm माइनस a प्लस b, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, जिसको हम डेल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Kp हमारे Kx इक्वल आ गया Kp इज इक्वल टू Kx P डेल। ये हमारा Kp और Kx में रिलेशन आ गया। अब ये एक वैल्यू तो हमने ये निकाली Kp की, एक पहले वाले रिलेशन से हमारे पास ये वैल्यू आई थी Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल n। आप दोनों को कंपेयर कर देंगे, Kc RT डेल n इज इक्वल टू Kxp डेल n। यहाँ से हमने दोनों को कंपेयर किया। अब यहाँ से हमने Kc की वैल्यू निकाली Kx अपॉन RT डेल n इंटू P डेल n। अब उसके बाद हमने P और RT को कॉमन ले लिया यहाँ से Kx इंटू P RT डेल n। अब उसके बाद हमने क्या किया, हमने आइडियल गैस इक्वेशन लिखी, नंबर ऑफ मोल्स जिसमें 1 है हमारे पास, तो ये हो जाएगा PV इज इक्वल टू RT। अब यहाँ से हमने क्या किया, P अपॉन RT की वैल्यू निकाली जो कि इसके इक्वल आ गई 1 अपॉन V के। जो 1 अपॉन V वैल्यू आई है इसको हम यहाँ पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा Kc इज इक्वल टू Kx इंटू 1 अपॉन V रेज़ टू पावर डेल n, इस टाइप से। अब हमने क्या किया, यहाँ से Kx की वैल्यू निकाली, Kx किसके इक्वल आ गया Kc इंटू V डेल n। ये हमने Kp को रिलेशन सेट किया x से, Kx से और Kx Kc से। अब अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को क्या ले लें, नंबर ऑफ मोल्स हमने 0 ले लिया तो ये वाली टर्म तो 0 ही हो जाएंगे इनके साथ, P डेल n V डेल n, नंबर ऑफ मोल्स हमने 0 ले लिया तो ये वाली टर्म 0 हो गई। अब Kp इक्वल है Kx के, Kp इक्वल है Kx के और Kx इक्वल है Kc से। तो हम यहाँ से कह सकते हैं अगर हमारे पास डेल n 0 हो जाए तो क्या होगा, Kp इज इक्वल टू Kx इज इक्वल टू Kc। ये तीनों ही टर्म एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं अगर हमारे पास डेल n की वैल्यू 0 होगी। इस टाइप से हम Kp Kx और Kc के अंदर रिलेशन सेट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक। उसके बाद हमारे पास रिलेशन सेट करेंगे Ka और Kc के अंदर। Ka एंड Kc में हम रिलेशन सेट करेंगे। जो Ka होता है हमारे पास वो क्या होता है, एक्टिविटी कोएफिशिएंट होता है। Ka की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, Ka एक्टिविटी के क्रम में Al इंटू Am, ये हमारे पास हो गया AA इंटू AB। एक्टिविटी के क्रम में हम जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो ऐसे निकालते हैं। अब जो एक्टिविटी होती है हमारी वो किसके लिए हम यूज करते हैं, फॉर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक्टिविटी इज यूज्ड फॉर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम इसके लिए यूज करते हैं एक्टिविटी को। उसके बाद एक और चीज होती है, जो एक्टिविटी होती है वो हमें क्या देती है, एक्चुअल इफेक्टिव कंसंट्रेशन देती है। किसी भी एक सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, इफेक्टिव कंसंट्रेशन के बारे में बताती है एक्टिविटी। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमने यहाँ से ये निकाली और जो एक्टिविटी होती है वो हमारे पास कंसंट्रेशन से रिलेट करती है। एक्टिविटी इज इक्वल टू गामा सी, एक्टिविटी इज इक्वल टू गामा सी। गामा हमारे पास एक्टिविटी कोएफिशिएंट होता है और ये जो सी है वो हमारे पास कंसंट्रेशन है। अब अगर हम
इसी टाइप से इसकी वैल्यू पुट करेंगे गामा की क्रम में, तो ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से अगर हम निकालना चाहिए के ए एक्टिविटी हमारे पास हो जाएगा गामा एल और सी के उसमें निकालेंगे, गामा एम डिवाइडेड गामा ए इंटू गामा बी, ये हमारे पास गामा की टर्म और कंसंट्रेशन की टर्म में सी एल इंटू सी एम अपॉन सी ए इंटू सी डी, ये हमने दोनों की टर्म में लिखा, कंसंट्रेशन की टर्म में भी और गामा की टर्म में भी। अब इनको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टर्म में हम क्या लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टर्म में के ए इक्वल टू के गामा, ये तो गामा के लिए वैल्यू है हमारे पास, और ये किसके लिए कंसंट्रेशन, जिसको हम के सी लिख रहे हैं, के ए हमारे किसके इक्वल आ गया, के गामा इंटू के सी, यहाँ तक हमने ये निकाल लिया। अब अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें, डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, जो एक्वस है उसकी अमाउंट ज्यादा होती है, सोलेंट की अमाउंट ज्यादा होती है, सोलेंट की अमाउंट ज्यादा होगी दैट मीन्स कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, दैट मीन्स उसमें जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो बहुत कम होगी, जिसको हम नियर इक्वल टू जीरो, मतलब अगर हम डायरेक्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन हमारे पास बहुत कम होती है, जिसको हम जीरो के इक्वल मान लेते हैं, लेकिन गामा के की जो वैल्यू होगी वो जो एरो है वो हमारी रिप्रेजेंट कर रही है कि वो नियरली इक्वल, ऐसे गामा की मैक्सिमम वैल्यू तो प्लस 1 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, एक्टिविटी कोफिशिएंट की मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अब कंसंट्रेशन जो कंसंट्रेशन वाली टर्म होगी गामा को तो हमने बोल दिया 1, तो कंसंट्रेशन इस वाली टर्म को तो हमने 1 बोल दिया, तो ये गामा भी 1 हो गया, और के को तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो एक्टिविटी हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो नियरली इक्वल होगा के सी की, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर मोलर कंसंट्रेशन, ये हमारे पास रिलेशन आएगा के ए और के सी के अंदर। तो इस टाइप से हम जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं मोल फ्रैक्शन के लिए, पार्शियल प्रेशर के लिए, कंसंट्रेशन की टर्म में या एक्टिविटी की टर्म में, इस टाइप से हम सबको रिलेट कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम।